हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं उस कंटिन्यूएशन लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जिसको हमने शुरू किया था। तो बेसिकली और टेक्निकली ये ये जो लेक्चर है आज का, ये हमारा लेक्चर फर्स्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस करे थे वो किया था हमने क्या, बेसिक्स बेसिक्स जो होते हैं ना पॉलिटी के, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले इस चीज़ को हम समझते हैं कि एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं कि 1600 में ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे। विधिवत रूप में थोड़ा बाद में उन्होंने अपने अपने कंपनीज एस्टेब्लिश करे, फोर्ट वगैरह एस्टेब्लिश करे, लेकिन 1600 के करीब करीब वो आ गए थे। वो यहाँ आते हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन उस तरह का नहीं है। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे एज अ ट्रेडिंग कंपनी, बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के कंडीशन और सिचुएशन को देखकर उन्हें लगा कि अरे वो तो यहाँ पे रूल भी कर सकते हैं। खैर, ये अलग डिबेट है कि उन्होंने इंटेंशनली किया या फिर वैसे सिचुएशंस बन गए जिनको उन्हें करना पड़ा। बहुत से ऐसे हिस्टोरियंस की राय है कि उन्होंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया था, कंडीशन ही ऐसे हो गए थे कि उनको इंटरवेन करना पड़ा था इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर में। लेकिन बहुत से सबल्टर्न्स हिस्टोरियन का यह मानना है कि नहीं, वो इंटेंशनली उन्होंने ऐसा किया था। खैर, वो अलग डिबेट है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आज हम भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट है उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 1757 के आसपास उन्होंने क्या किया था, प्लासी का वार होता है, प्लासी के वार में उन्होंने हरा दिया था सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को हराने के बाद क्या होता है, बंगाल पे उनका पूरा नियंत्रण हो जाता है। बंगाल पे नियंत्रण होने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने वहाँ पे डुअल सिस्टम एस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद उन्होंने फिर से बैटल ऑफ बक्सर वो लड़ते हैं 1764 में। उसके बाद 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, जिसके अंदर उनको और बहुत सारा अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद से उनको ऐसा लगता है कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब रूल्स एंड रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेटिंग एक्ट 1783 लेकर आती है। इस एक्ट का नाम पे अगर आप गौर करेंगे तो इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। मतलब रेगुलेट करना, मतलब कि कंट्रोल करना। तो अगर किसी भी चीज़ को हम कंट्रोल करेंगे तो कंट्रोल कब करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो उनके यहाँ भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनके यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा था, एक तो जो कंपनी के ऑफिसर्स थे वो बहुत मनमाने काम कर रहे थे। आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड पहुंचता है तो उसके साथ क्या होता है, उस पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं। वो रॉबर्ट क्लाइव जिसने इंडिया में आके इतना उत्पात मचा कर गया, वो उसने, ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों के लिए रास्ते खोले, और बाकी जो भी यूरोपियंस कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, सबको मार मार कर भगा दिया। डच हो, फ्रेंच हो, एक एक करके। तो रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से जाता है तो उस पर करप्शन के बहुत सीरियस चार्जेस लगते हैं। उसके बाद उसका अंत पता है कैसे होता है, उसने खुद को गोली मार ली, सुसाइड कर लेता है। क्योंकि हुआ क्या कि उसने यहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा लिए और अपने आप को एलीट समझने लगा। लेकिन वहाँ के लोग तो उसे, आपको पता होगा, रॉबर्ट क्लाइव एक क्लर्क के रूप में उसने अपनी ज़िंदगी शुरू करी थी। लेकिन वहाँ जाके वो बताया कि देखो, मेरे पास इतने पैसे, मैंने इंडिया में ये किए वो किए, ये तीर मारा। वहाँ के जो एलीट क्लास के लोग थे उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और करप्शन का चार्जेस अलग लग रहे थे उस पर, जेल जाने की नौबत आ गई थी। तो उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। खैर, वो अलग कहानी है। तो इस पे आते हैं। तो हुआ क्या कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देखिए, हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी पे काम कर रहे थे। कौन कौन से तीन अलग अलग प्रेसिडेंसी थे जो कि उस समय के और अभी भी इंडिया के सबसे बड़े शहर हुआ करते थे। जैसे कि एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी थी, और एक बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन दोनों के, मतलब इन दोनों गवर्नर जनरल के अंडर में काम करने लगे। कौन? बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों गवर्नर जनरल और बंगाल के अंदर में आ गए, सबऑर्डिनेट बना दिया गया इनको। इस प्रकार से जो वेरेन हेस्टिंग्स होते हैं, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं। इसी एक्ट के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था। जो आज का आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं नई दिल्ली के अंदर में, वो उसी का एक्सटेंशन है, उसी का एक अपडेटेड वर्जन है। तो उसको पहले कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया गया था, और आपको पता भी है कि एक कोर्ट बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता के अंदर में, उसी को
रिप्लेस करके इस वाले सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। इसको प्रिवी कोर्ट शायद से बोलते थे इसका नाम। हाँ, तो रेगुलेटिंग एक्ट का क्या क्या सिग्निफिकेंस था, ये भारत इंडिया के सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में इसने कैसे इफेक्ट डाले, उसको समझते हैं। तो इसने क्या किया ना कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन के रूप में कार्य करता है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसने बहुत अमूलचूल परिवर्तन ला के रख दिया था भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है। इसके सबसे पहला क्रिटिसिज्म यही है कि इतना ज़्यादा पावर्स मिल गए थे ना ईस्ट इंडिया कंपनीज के ऑफिसर्स को कि ये करप्ट हो गए थे। और ऐसे भी स्पाइडरमैन के चाचा ने जब उसे मकड़ी ने काटा था तो एक बहुत अच्छी बात कही थी स्पाइडरमैन को। उसने कहा था कि देखो बेटा, ग्रेट पावर्स कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा शक्ति आ गई है तो आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है। तो सबसे पहले आपको अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इतने ज़्यादा पावर दे दी इनको और इनके पास अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज़ नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा करप्शन, मिसमैनेजमेंट, वही प्रॉब्लम जो कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के टाइम पे फेस कर रही थी, वही प्रॉब्लम को वेरेन हेस्टिंग्स के टाइम में कंपनी ने फेस किया। लेकिन ब्रिटिशर्स वाज क्वाइट स्मार्ट। उन्होंने तुरंत कुछ ही दिनों के बाद 1784 में, लगभग 11 साल के बाद, पिट्स इंडिया एक्ट लाया, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट का लेगेसी क्या है, मतलब उन्होंने अपने पीछे क्या छोड़ा है। तो उन्होंने सबसे पहले एक फाउंडेशन स्टोन बनाया, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए। बाकी लॉ मेकिंग और भी तरह तरह की चीज़ों को उन्होंने दिया। और जो ब्रिटिश कॉलोनी थे, आपको पता है सिर्फ इंडिया ही ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं थी, और भी बहुत सारे साउथ एशिया के लगभग सा, सारे देश ही ब्रिटिशर्स के कॉलोनी थे। तो उनके पे भी, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट पे भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पे मैंने रेड कलर में लिख रखा है कि यूपीएससी में इसकी क्या रिलेवेंस है और इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप पढ़ लेंगे। हाँ, तो जैसा मैंने बोला कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बहुत सारी खामियां थी, उन खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया, इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट ही क्यों रखा गया? इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए रखा गया क्योंकि पिट्स जो थे, पिट्स द यंगर उनका नाम था। पता नहीं यंग थे या फिर नहीं थे, आई डोंट नो अबाउट हिम। लेकिन हाँ, पिट्स यंगर उनका नाम था, वो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तो अपने ही नाम पे उन्होंने ये पिट्स इंडिया एक्ट रखा, जो कि ब्रिटिश संसद ने वहाँ से पास किया था। तो ये बेसिकली एक्सटेंशन था और उन कमियों को कम करने की कोशिश किया गया था इसमें, जिसको कि 1784 में उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था। इसमें क्या किया गया है कि दो बॉडी बनाया गया, एक को बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक को बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इनमें क्या था कि कंपनी की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टेब्लिश किया गया था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने के लिए। ऐसे भी कंपनी तो अब दो काम करने लगी थी। एक तरफ तो उन्होंने पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था, उसके बाद इकोनॉमी तो कर ही रहे थे बहुत पहले से, सालों साल से। तो इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस आया ना, वो ये आया कि गवर्नर जनरल जो चेंज किए जाएंगे कंपनी के थ्रू नहीं चेंज किए जाएंगे। वो कौन चेंज करेगा? वहाँ के जो एनार्क नहीं, वहाँ के जो मोनार्क थे वो चेंज करेंगे, मतलब कि वहाँ के राजा या फिर रानी। और चेक एंड बैलेंसेस एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि कंपनी के ऑफिसर्स बहुत पैसा बना रहे थे यहाँ से। यहाँ उन्हें पैसे कमाई और उनका प्रॉफिट कुछ और हो रहा था, लेकिन कंपनी के जो बैलेंस शीट था उसमें कुछ और वो दिखा रहे थे। तो काफ़ी चेक्स एंड बैलेंसेस एस्टेब्लिश किए गए, एक के ऊपर एक हायरार्की बनाई गई। और इस प्रकार से इस पिट्स इंडिया एक्ट ने काफ़ी रिमार्केबल काम किया इंडिया के डेवलपमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, नॉट इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में, जो कि वो अपने फायदे के लिए कर रहे थे बाय द वे। सिग्निफिकेंस क्या है पिट्स इंडिया एक्ट 1980 सॉरी 1784 का? इसमें क्या था ना कि इन्होंने इंडियंस को ये बताया कि आप ये जो मार काट और उठापटक कर रहे हैं, इससे ही अपने देश में आप परिवर्तन नहीं ला सकते। इंटेंशनली उन्होंने नहीं बताया, ऐसा चीख चीख के सबको स्कीम नहीं बताई उन्होंने। इंडियंस ने ये समझ ले, जो कुछ इनलाइटेंड इंडियंस थे जिनको ये लगता था कि चलो भाई, मार कटाई के अलावा भी ऑप्शंस है, तो उन्होंने इंडियंस के एंट्री के रास्ते खोले, जो कि आगे चलकर बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, जैसे कि 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है,
1909 का मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोलते हैं, और 99 का मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोलते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन किए गए थे जिसमें कि इंडियंस आ सकते हैं, जैसे कि बजट पे क्वेश्चन करना, बजट को डिस्कस करना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछना, फिर इंडियंस को की काउंसिल में एंट्री होना। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। अब क्या किया ना, उन्होंने ऐसा तय कर दिया कि भाई अब देखो बहुत हो गया, 10 साल 11 साल 12 साल में हम ऐसे एक्ट नहीं लाते रहेंगे, हमारे पास और भी बहुत सारे काम है, और भी बहुत सारे कॉलोनीज को लूटना है हमें, सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बहुत लूट चुके हैं हम इंडिया को, तो हमारे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है, तो अब हम 20-20 साल पे एक्ट लाएंगे। तो उन्होंने 1833 ऐसे 1813 में भी वो एक्ट लाए थे, लेकिन आपको पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसका मेंशन करूंगा, और ये मैं डिस्कस से डिटेल से इसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें भी बहुत रिमार्केबल काम हुए थे। तो 1833 के चार्टर एक्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या क्या किया गया था। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट काम किया गया था ना, वो ये था कि जो मोनोपोली था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि भाई सिर्फ हम ही बिजनेस करेंगे, उसको खत्म कर दिया गया कि अब और भी इंग्लैंड की कंपनी जाकर बिजनेस करेगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, अब पावर को क्या किया गया, सेंट्रलाइज्ड करना शुरू कर दिया गया। मतलब कि एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और उस वक्त तक जैसे मैंने आपको बताया कि 3 प्रेसिडेंसी थे ना उनके, तो उनके पास अपने अपने राइट्स थे। तो राइट्स में क्या, उनके जितने भी अधिकार थे उनमें क्या होता था ना कि उनके आपस में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता था, आपस में लड़ फिरते थे। तो उन्होंने क्या किया, रुको ये सब हटाओ, इसको एक इंसान को बनाते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाए। इस प्रकार जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पावर को सेंट्रलाइज किया गया, एक जगह पे सारे पावर को एकत्रित कर दिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाया गया जिसमें कि ऑफिसल्स और नॉन ऑफिसल्स मेंबर्स को इलेक्ट किया गया, और काउंसिल जो था उसमें लिमिटेड पावर्स थे, और जो भी छोटे मोटे रूल्स बनाने होते थे इंडिया के लिए, रेगुलेशंस क्रिएट करने होते थे, वो करता था। फिर इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, इसी एक्ट के तहत इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया, और ह्यूमन सेक्रीफाइस और स्लेवरी ये सब एवोलिश कर दिया गया। आगे चलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही सती प्रथा को भी खत्म किया था, इसमें राजा राम मोहन राय का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। ह्यूमन सेक्रीफाइस, बहुत से ऐसे सेक्ट्स हैं हमारे समाज में, इंडियन समाज में, जो कि नर बलि की प्रथा थी, उसको भी खत्म कर दिया गया था। आगे चल के आप पढ़ोगे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स हुए थे, तो उसके बाद क्या हुआ ना कि बहुत से सिविल अपराइजिंग्स हुए थे, मतलब लोग ऐसे हिंसा पे उतर आए थे कि आप हमारे जो रिलीजियस मैटर्स हैं उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। खैर, तो ये मैंने फिर से ऐसा रेड कलर में लिख रखा है कि इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है यूपीएससी के रिगार्डिंग। चलिए, 1853, 1853 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये जो फाइनल चार्टर एक्ट होता है, इसके बाद जो सीरीज चल रहा होता था ना चार्टर एक्ट का, हर 20-20 साल पे वो खत्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि उसमें क्या किया गया था, ट्रेड का जो मोनोपोली था उसमें चाइना और टी को छोड़ दिया गया था कि भाई तुम चाइना और टी के साथ मोनोपोली तुम्हारा रहेगा, बाकी सारे मोनोपोली को हम खत्म करते हैं, लेकिन इसमें चाइना के साथ भी मोनोपोली को खत्म कर दिया गया था। गवर्नर जनरल लॉ बनाने के लिए उन्होंने एक अलग, अपने असिस्टेंट्स के एक अलग टीम बनाने को उनको राइट दे दिया गया था। इसी के जरिए पहले सिविल सर्विस का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराते थे वो कहाँ कराते थे, लंदन में कराते थे। इसके इसी एक्ट के तहत में इंडिया में सिविल सर्विस के एग्ज़ाम को उन्होंने कंडक्ट करना चालू कर दिया। इंडियन और जो प्रिंसेस थे और ज़मींदार थे, बड़े 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 लोग जो थे, उनके राइट्स को और रिकॉग्नाइज कर दिया गया और उसको स्ट्रेंथन कर दिया गया, और इंडियन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया कहाँ, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। तो दिस आवर लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।